एपिसोड 35। वो दोनों एक साथ किडनैप्ड हुए। क्वीन, वी सक्सेसफुली फाउंड हिज लोकेशन लो कैटाइनिस। क्वीन, हमें उनकी लोकेशन का पता लगा लिया है। निशांत की आवाज सुन निया होश में आ गई और उसने नर्वसली निशांत की ओर देखते हुए पूछा, कहाँ है वो? ये सुन निशांत की तो बोलती बंद हो गई, क्योंकि जिसके सामने आ जाने से अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी, वो आज उसके सामने हकलाते हुए बात कर रही थी। निशांत ने निया की ओर एकटक देखते हुए खुद से कहा, निशांत बेटा, तू तो सच में एक नंबर का उल्लू है। कोई अपने सपने में भी इतनी मेहनत कैसे कर सकता है? जहां तक मैं क्वीन को जानता हूं, वो ऐसी हरकतें कभी कर ही नहीं सकती। और वो क्या था, शादी, पति, ये सब ना तेरे दिमाग की उपज है बेटा। वरना जिसके सामने अच्छे कांप जाते थे, वो आज तेरे सामने ऐसे क्यों बात करती? ये जरूर क्या, ये पक्का मेरा सपना है। जल्दी से इस सपने से बाहर जाना होगा, वरना कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। ये सोच उसने जैसे ही अपने आप को चूरती काटी, उसे अपने हाथ पर तेज सेंसेशन हुई और इसी तरह वो होश में आया। लेकिन जब अपने सामने उसने अब भी निया को देखा तो उसकी हल्की सी चीख निकल गई। आह! और उसकी ये अजीब सी हरकतें देख जहां निया के माथे पर लकीरें आ गई थी, वहीं ड्राइवर जो कार चलाते हुए साई बातें होते हुए देख रहा था। निशांत की हरकतों ही उसे ठंडा पसीना आ रहा था। उसे तो लग रहा था कि वो निशांत को उठाकर कार के बाहर फेंके या फिर खुद ही कूद जाए, क्योंकि निया के हाथों तड़प कर मरने से अच्छा था कि वो कार से कूदकर अपनी जान दे दे। वो ये सोच ही रहा था कि कार का तापमान अचानक गिर गया और पिछली सीट से एक रून कंपा देने वाली ठंडी भावहीन आवाज उसके कानों तक आए। तारांकन, तुम्हें सपने देखने का बहुत शौक है ना? क्यों ना मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर दूं, तुम्हें कोमा में पहुंचाकर। सुना है जो इंसान कोमा में होता है वो जिंदा तो होता है, लेकिन अपने ही किसी सपने में खोया हुआ। तो क्यों ना आज से तुम। उसकी बातें सुनने में तो मजाक लग रही थी। ये मजाक होती भी लेकिन अगर कोई और कहता तो। लेकिन ये बात निकली थी मौत की देवी के मुंह से। लो चाहे तो निशांत को कोमा तो क्या सीधा स्वर्ग की सैर करवा सकती थी। लेकिन निया की बात से निशांत कांप रहा था। लेकिन फिर हिम्मत कर उसने निया की बात काट कर कहा, तारांकन क्वीन, हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि वो शायद एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। ये सुन निया भी परेशान हो गई और उसने पूछा, क्या? ये सुन निशांत ने उसे एक टैप पका दिया और कहा, तारांकन ये देखिए क्वीन, अब अगर हमने और देर की तो हम उन्हें फिर कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। ये सुन निया ने ड्राइवर की तरफ देखकर कहा, स्ट्रेट टू द एयरपोर्ट बट नॉट फ्रॉम द हाईवे, टेक द अनदर वे। सीधे एयरपोर्ट चलो, पर हाईवे से नहीं, दूसरे रास्ते से। ये सुन ड्राइवर भी हरकत में आ गया। उसने तुरंत कार मोड़ी और एयरपोर्ट की तरफ भगाने लगा। वो ड्राइवर कोई मामूली नहीं था। वो पूरी ट्रैफिक से भरी सड़क पे भी फुल स्पीड में कार चला सकता था, और यहाँ तो उसे सुनसान रास्ते पर चलानी थी, इसलिए उसकी स्पीड और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि कार हवा के साथ साथ चल रही थी। उधर विला में रिवांश का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अब तक देवांश को किडनैप हुए लगभग 6 घंटे हो चुके थे और अब तक उन्हें कुछ पता नहीं चला था। ऊपर से निया भी कहाँ थी किसको नहीं पता था। हेलो, विनय ने किसी को कॉल पर कहा। उधर से एक इंसान ने जवाब दिया, हेलो, हाँ कहो विनय, क्या बात है, आज मेरी याद कैसे आ गई? वैसे कल ही तो मिले थे ना हम, वहाँ सब ठीक तो है ना? देवांश को कुछ। ये सुन विनय ने हड़बड़ी में कहा, हाँ अद्वैत सर, बॉस किडनैप हो चुके हैं और मैडम का भी कुछ पता नहीं चल रहा, और यहाँ रिवांश सर तब से रोए जा रहे। हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या करे। ये सुन उधर से अद्वैत अपनी चेयर से खड़े होकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, तारांकन, क्या देवांश किडनैप हो गया है? और तुम सब क्या कर रहे हो? वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं जो भीड़ में से कोई भी उसे किडनैप कर लेगा। और जब वो किडनैप हुआ तब कहाँ थे तुम सब? उद्धरण चिन्ह। उसके लगातार सवाल से विनय भी अब घबरा गया था, लेकिन फिर रिवांश की हालत याद आते ही उसने कहा, तारांकन सर, हम कोशिश कर रहे हैं, हम जल्द ही उन्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप रिवांश सर को समझा सकते हैं? वो सच में बहुत रो रहे हैं और ऊपर से कुछ खाने से भी मना कर रहे हैं, और मैडम भी यहाँ नहीं है। तो ये सुन अद्वैत कुछ शांत हुआ और उसने विनय से कहा, ठीक है, मैं अभी वहां आने के लिए निकल रहा हूँ, तुम रिवांश को फोन दो, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, ये कह विनय ने रोते हुए रिवांश के पास जाकर धीरे से कहा, सर, अद्वैत सर आपसे बात करना चाहते हैं।
विनय की आवाज सुन रिवांश ने अपनी सूजी हुई लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और रूंधे गले से कहा, ठीक है। ये सुन विनय ने उसे फोन पका दिया और फिर अपने काम में लग गया। वहीं हाथ में फोन आने के बाद रिवांश ने झट से उसे कान से लगाया और रोते हुए अद्वैत से कहा, अद्वैत भाई, वो भाई, वो नहीं मिल रहे, अब बहुत देर हो गई है। वो कहाँ होंगे? और भाभी भी पता नहीं कहाँ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? वो दोनों ठीक तो होंगे ना? ये कह वो फूट फूट कर रोने लगा और अद्वैत को इसमें कोई हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि बचपन से आज तक देवांश ही था जो रिवांश के साथ रहा था। वो उसकी हर मेमोरी में था। शायद ही ऐसा कोई काम होगा जो रिवांश ने देवांश के बिना या उसे बिना बताए किया होगा। रिवांश के लिए देवांश शायद उसके माता पिता से भी बढ़कर था। उसे तो शायद वो याद भी नहीं थे, लेकिन देवांश वो उसके लिए सब कुछ था और इसलिए उसके किडनैप होने पर वो इतना रो रहा था। अद्वैत ने उसे इतना रोते सुन समझाते हुए कहा, रिवांश, पहले मेरी बात सुनो। देखो, तुम वहां ऐसे रोगे तो सब देवांश को कैसे ढूंढ पाएंगे? तुम्हें पता है ना देवांश के कितने सारे दुश्मन हैं। अगर भगवान ना करे उसे कुछ हो गया तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? क्या तुम्हारे रोने का कोई फायदा है? तुम्हारे रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएगा ना? और जहां तक मुझे पता है तुम्हारे वहां बहुत सारे दोस्त हैं, तो तुम उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? वहां हमारे आदमियों को ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वो तो वहीं रहते हैं। हो सकता है वो हमारी कोई मदद कर दें। तुम अपना रोना बंद करो और उनसे कांटेक्ट करो। घबराओ मत, वो मिल जाएगा। और मैं भी वहां आने के लिए निकल रहा हूं, ओके? तुम चिंता मत करो रिवराज, हम तुम्हारे भाई को जरूर ढूंढ लेंगे और मैं हमारे सारे दोस्तों को भी इस बारे में बता दूंगा। तुम हमारे देश में आए हो तो अब चिंता मत करो, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। उसकी बात सुन रिवांश के मुरझाए चेहरे पर एक फीकी मुस्कान छा गई और उसने उसे थैंक यू कह फोन कट कर दिया और अपनी जगह से उठकर बेसमेंट की तरफ चलने लगा। उधर कार में, नीयू, हम यहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन ये सुन निया ने फोन पर कहा, तारांकन, लेकिन क्या कायरा दी? क्या आपको वो अभी तक मिले नहीं? ये सुन उधर से कायरा ने जवाब दिया, नहीं नीयू, हमें वो नहीं मिले। हम पिछले 1 घंटे से आसपास सब जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिले। ये सुन निया ने अपने माथे पर हाथ लगाते हुए कहा, तारांकन, कायरा दी, क्या आपको वहां और कोई क्लू मिला है? कुछ ऐसा जिससे पता चल सके कि वो कहाँ हो सकते हैं? ये सुन उधर से कुछ देर कुछ आवाज नहीं आई, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए कायरा ने कुछ कहने की कोशिश की, नहीं, ऐसा और कोई क्लू तो। और फिर जैसे उसे कुछ याद आया उसने कहा, लेकिन हमें वहां एक कार जरूर मिली है। ये सुन हैरान होते हुए निया ने पूछा, तारांकन, कार? ऐसी सुनसान जगह पर कार कौन छोड़ेगा? आपने उसे चेक किया? कहीं वो कोई जाल तो नहीं है? निया की घबराहट सुन कायरा ने कहा, नहीं नीयू, रिलैक्स, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कार एकदम सेफ है। लेकिन ये बात अजीब तो है कि इतनी सुनसान जगह पर इतनी महंगी कार किसकी है? और इसका ओनर भी कहीं दिख नहीं रहा। कहीं ये सुन निया को भी कुछ सूझा और उसने कायरा की बात पूरी की। तारांकन, कहीं उसका मालिक उन्हें मदद कर रहा था और उनके साथ उसका भी किडनैप हो गया। मतलब उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया हो, लेकिन अगर ये बात है तो वो खतरे में है। कायरा ने परेशान होते हुए कहा। ये सुन तो अब निया भी काफी परेशान थी, लेकिन उसने खुद को शांत कर पूछा, तारांकन, कायरा दी, आप हमें उस कार की इमेज सेंड कीजिए, उसकी नेम प्लेट के साथ। इस पर कायरा ने हाँ कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। और 2 मिनट बाद उसने एक इमेज निया को सेंड की, लेकिन जब निया ने उस इमेज को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उस इमेज को देखकर खुद से कहा, ये तो मतलब वो दोनों एक साथ, लेकिन ये कैसे? हे महादेव! एपिसोड 36 वो मिल गए। निया कायरा से फोन पे बात कर रही थी, तब उसे पता चला कि उस रोड पर उन्हें एक कार मिली थी। लेकिन उस सुनसान सड़क पर ऐसे कार का मिलना कुछ अजीब था, इसलिए निया ने कायरा से उस कार की पिक भेजने को कहा। और जब कायरा ने उस कार की पिक उसे भेजी और निया ने वो ओपन करके देखी तो हैरान रह गई, क्योंकि वो उस कार को बहुत अच्छे से जानती थी। उसने उस कार को देखते हुए कहा, हे महादेव! इसका मतलब हुकुमसा को देवांश मिल गए थे, और क्योंकि देवांश उस वक्त हुकुमसा के साथ थे इसलिए उन लोगों ने उन्हें भी। हे भगवान! ये मतलब अब वो दोनों ही मुसीबत में हैं। सर एक साथ हैं। कहीं उनके साथ कुछ नहीं निया,
तुम हार नहीं मान सकती। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। वो ये कहते हुए खुद को तसल्ली दे ही रही थी कि फोन की दूसरी तरफ से कायरा की परेशान सी आवाज आई। हेलो, हेलो नीयू, हमारी आवाज आ रही है ना तुम्हें? हेलो। उसकी आवाज से निया होश में आए और उसने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ हाँ हम ठीक ठीक हैं। कायरा दी, हमें पता है वो अभी कहाँ हैं। हमें उनकी लोकेशन का पता चल गया है। हम अभी आपको लोकेशन सेंड करते हैं। आप सभी को लेकर वहां पहुंच जाएगा। हम और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे ही हम उन्हें बाहर ले आएंगे, आप उन्हें वहां से दूर ले जाएंगी। ठीक है। ये सुन कायरा को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन इस समय उन्हें बचाना जरूरी था, इसलिए उसने कुछ और नहीं पूछा और बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन तुम जरा संभल कर। निया कह पता था कायरा को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए उसने उसे तसल्ली दी और कॉल रख दिया। उसके फोन रखते ही निया बड़बड़ाए, अगर हम खुद देवांश को बचाएंगे तो सबको हम पर शक हो जाएगा। हमें कुछ तो करना होगा। ये कह वो कुछ सोचने लगी, लेकिन फिर उसे कुछ सूझा और उसने अपना फोन निकालकर उसे पहले ऑन किया और फिर विनय का नंबर डायल करने लगी। उसकी आशा के उलट विनय बहुत तेज था। उसने एक रिंग में ही कॉल उठा लिया और सवालों की झड़ी लगा दी। हेलो, हेलो मैडम, आप कहाँ हैं? आपको पता है वो रिवांश सर, आप बस जल्दी से आ जाए, हम सबको बहुत टेंशन हो रही है। निया जो अब भी टेंशन में ही थी, उससे विनय की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने विनय की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसने अपनी बात कही। तारांकन विनय, मेरी बात सुनो। लेकिन विनय तो अपनी ही धुन में था। उसने निया की बात नहीं सुनी और आगे कहा, नहीं नहीं मैडम, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, एक तो बॉस मिल नहीं रहे और ऊपर से अगर बॉस को पता चला कि हमने आपको ऐसे अकेले छोड़ा था तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। आप बस अपनी जिद छोड़िए और वापस आ जाइए। हम बॉस को जल्दी से ढूंढ लेंगे। उसकी बात सुन अब निया का गुस्सा फूट पड़ा था। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तारांकन, तुमसे हमने पहले भी कहा है कि वो हमारे पति हैं और उन्हें हम ढूंढ सकते हैं या नहीं ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? खैर ये सब छोड़ो, हमें तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। तुम ये बात बस अपने तक ही रखो और कम से कम लोगों को लेकर मैंने बताई गई जगह पर जल्दी से आ जाओ। हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये कह उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया और विनय बस हेलो हेलो करता रह गया। उसके 2 सेकेंड बाद ही विनय को एक मैसेज आया। उसने वो मैसेज पढ़ा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कियान और कुछ और बॉडीगार्ड्स को लिया और उस एड्रेस के लिए निकल गया। उधर निया भी उसी एड्रेस के लिए निकल गई। कुछ देर में ही निया एक खंडहर नुमा विला के सामने थी। निशात सामने देखते हुए उसे सब समझा रहा था। क्वीन, ये लोग अंडरवर्ल्ड से डायरेक्टली जुड़े नहीं हैं, इसलिए हमें कुछ देर लगी इनकी इन्फॉर्मेशन पता करने में, लेकिन हमें अब पता चल चुका है। ये अंडरवर्ल्ड से डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जरूर जुड़े हैं। ये लोग एक ग्रुप के लिए काम करते हैं और हमें इनकी इन्फॉर्मेशन निकालते हुए पता चला है कि ये ग्रुप भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। और सच में आपने जैसे कहा था, ये लोग उनसे दूर दूर तक जुड़े नहीं हैं और ना ही इन्हें आपकी ये आइडेंटिटी का पता है और शायद इसलिए ये ऐसी हिम्मत कभी नहीं करते। इन्होंने तो आपके बिजनेस वाली आइडेंटिटी के चलते ये सब किया है, क्योंकि महारानी ग्रुप इनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है और बस आपको डराने के लिए उन्होंने ये सब किया, क्योंकि उन्हें उनके बारे में पता चल चुका था और आप उन्हें इतनी प्रोटेक्शन में जो रखती हैं। तो उसकी बात पर एक स्माइल के साथ निया ने कहा, तारांकन, उन्होंने ये सब दिखाया सर, तुमने मान लिया। तुम्हें सच में ये सब इतना सुलझा हुआ लग रहा है। अगर इतना आसान होता तो तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लगा कि इतनी पावर होने के बावजूद हम उन्हें 2 दिनों तक नहीं ढूंढ पाए? मुझे तो लगा था बाकी कोई नहीं, लेकिन तुम तो ये जरूर समझोगे। लेकिन शायद मैंने तुम्हारी बुद्धि को ज्यादा आंक लिया। उसकी बात सुन तो निशांत को झटका लगा। वो तो सच में अपनी कामयाबी से बहुत खुश था और निया से एप्रिशिएशन चाहता था, लेकिन अब उसे पता चल रहा था कि जो उसने इतनी मेहनत से खोजा था वो सोना तो क्या लोहा भी नहीं था। वो तो बस राख थी जिसकी कोई वैल्यू थी ही नहीं। उसे आज तक लगा था कि मेहनत उन लोगों की थी तो उसकी बॉस का नाम इतना क्यों था। लेकिन जितना समय उसने निया के साथ बिताया था उसे पता चल रहा था कि वो तो निया के सामने दूध पिता बच्चा था। लेकिन निया दिखती तो उसकी एज की ही थी, लेकिन पता नहीं ये शैतान कैसे और क्यों पैदा हुई थी, क्योंकि अगर किसी पर भी क्वीन की नज़र हो तो उसका नरक का टिकट तो पक्का कॉन्फर्म था। निशात यहाँ अपनी सोच में गुम ही था कि तब तक निया कार से निकलकर दूर जा भी चुकी थी।
और ये देख निशांत होश में आया और झट से कार का गेट खोलकर चिल्लाते हुए भागा। तारांकन, मेरे लिए रुकिए क्वीन। उधर निया धीरे धीरे लेकिन कॉन्फिडेंस से आगे चली जा रही थी। उसने निशांत की रिसर्च देखी थी। उसे पता था कि ये केस कॉम्प्लिकेटेड तो था, लेकिन उसका अभी कोई डर नहीं था। भले ही वो अंदर वाले आदमियों से अकेले निपट सकती थी, लेकिन उसके 2 इम्पोर्टेंट लोग अंदर थे, इसलिए उसे सब सोच समझकर करना था। निया ने अब भी अपना मास्क पहना हुआ था। वो धीरे धीरे उस विला की दीवार के पास पहुंची और वहां खड़े एक आदमी को एक चाकू के कट से ढेर कर दिया। उसकी मौत की भनक भी किसी को नहीं हुई। उधर उसी विला के अंदर एक काले कपड़े पहना आदमी एक बड़े से सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। उसके आसपास बहुत सारे आदमी गन लिए खड़े थे। उसके पास खड़े आदमी ने उस सोफे पर बैठे आदमी से कहा, अर्ना, मुझे एक बात समझ नहीं आई। हमें इस आदमी को पकड़ने के इतने पैसे क्यों मिले हैं? और ऊपर से उन लोगों ने हमें इतने सारे हथियार भी दिए हैं। अब भला एक आदमी को पकड़ने के लिए इतने हथियार क्यों लगेंगे? ये इसके बदले में पैसे ही दे देते, हमें काम तो आते। अब इन हथियारों का एक आदमी के लिए क्या काम? उसकी बात सुन सोफे पर बैठे आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा, तारांकन, वैसे तो हम भी तुम्हारी तरह ही सोचते हैं। ये एक तुच्छ से आदमी को पकड़ने के लिए हमें उन्होंने ये सब आखिर क्यों दिया है? लेकिन वो लोग कुछ भी बिना सोचे समझे तो नहीं करते हैं ना। अगर उन्होंने ये सब दिया है तो कुछ तो बात होगी। खैर, तुम ये सब छोड़ो और बताओ, हमारे एयरपोर्ट जाने की सारी तैयारी हो गई है ना? हमें बस इसे वहां तक पहुंचाना है, फिर कोई इश्यू नहीं होगा और फिर हम आराम से कुछ दिन एंजॉय करेंगे। वो दोनों अपनी लाइफ के बारे में सोचकर खुश हो रहे थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके इन सपनों को चकनाचूर करने कोई आ चुका था। उधर निया अंदर बढ़े जा रही थी। छन लोगों को भले ही हाई क्वालिटी हथियार मिले थे, लेकिन अब तक उन्हें वो समझ तक नहीं पाए थे। वो तो बस उन्हें हाथ में पकड़े खड़े थे, जिसकी वजह से निया को उन्हें मारने में हद से ज्यादा आसानी हो रही थी। लेकिन निया इन सब को मारने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने निशांत और अपने आदमियों को वो सब करने के लिए कह दिया और खुद देवांश और उस आदमी को ढूंढने लगी। उधर उसी विला के एक कमरे में 2 आदमी पिलर से बंधे हुए थे। वो दोनों ऐसे पड़े थे जैसे बेहोश थे और उन पर 2 लोग हाथों में बड़ी बड़ी गन लिए नजर रख रहे थे। लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया कि वह दोनों सच में बेहोश ही थे और कुछ कर नहीं सकते थे, तो वो दोनों एक जगह बैठ गए और उनकी ये लापरवाही का फायदा उठाकर देवांश ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। किसी को दिख नहीं रहा था, लेकिन उसके हाथों में एक नुकीली चीज थी जिससे वो रस्सी को धीरे धीरे काट रहा था और लगभग 3 मिनट की मुशक्कत के बाद उसने खुद को करवा लिया था और अपने हाथ छूटते ही वो खड़ा हुआ और सीधा उन दोनों आदमियों की तरफ बढ़ा। उसने उन दोनों के सिर पर एक डंडे से वार किया, जिससे वो दोनों बैठे बैठे ही बेहोश हो गए। ये देख देवांश ने राहत की सांस ली। वैसे तो उसे कार में ही होश आ चुका था, लेकिन उसके सिर पर बहुत जोर से लगा था, इसलिए वो एक साथ सबसे नहीं लड़ सकता था और इसलिए उसने बेहोश होने का नाटक किया और सही वक्त का इंतजार करने लगा। और उसे वो वक्त अभी मिल गया था, क्योंकि अब तक वहां बहुत से लोग थे, लेकिन उन दोनों को बेहोश देख वो सब एक एक कर वहां से चले गए और ये दोनों रह गए। और उन दोनों की नजरें हटते ही देवांश ने अपना काम कर दिया। वैसे थी वो अब भी किसी से लड़ नहीं सकता था, लेकिन बचपन से उसने ऐसे बहुत से मामलों का सामना किया था और उसे पता था कि ये उसका लास्ट चांस था बचने का, इसलिए वो अब जरा सी देर नहीं कर सकता था। वो उन दोनों को एक बार देखकर वो वहां से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। वो विला भले ही खंडहर था, लेकिन था बहुत बड़ा। देखने से ही पता चलता था कि वो पहले किसी महल की तरह होगा। और जिस कमरे में उन दोनों को रखा गया था, शायद वो कमरा बेसमेंट में था, क्योंकि वहां जो रोशनी थी वो सूरज की नहीं थी। वो तो वहां लाइट्स थे, इसलिए थोड़ी बहुत रोशनी थी, लेकिन अगर वो लाइट्स नहीं होते तो वहां कुछ देखना भी नामुमकिन होता। देवांश कमरे को देख ही रहा था कि उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि उन दोनों आदमियों में से कोई होगा, तो देवांश ने पास ही पड़ी गन हाथ में ले ली और पीछे मुड़ा तो देखा कि जो आदमी अब भी पिलर से बंधा था, धीरे धीरे उसे भी होश आ रहा था। ये देवांश ने राहत की सांस ली और उसकी मदद करने उसकी तरफ बढ़ गया। वो उसके पास आया और उसकी रस्सियां खोलने लगा। उस आदमी को पूरी तरह आजाद कर उसने उसे पकड़ते हुए पूछा, आप ठीक हैं? लेकिन शायद उस आदमी को अब तक ठीक से होश नहीं आया था, इसलिए उसने देवांश की बातों का कोई जवाब नहीं दिया।
ये देख देवांश ने उसे ठीक से बिठाते हुए कहा, तारांकन, लगता है ये अब तक पूरी तरह से होश में नहीं आए हैं। और पता नहीं इन लोगों ने इन्हें किडनैप क्यों किया है। शायद इन्हें यहाँ पर खतरा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये कह वो फिर से कमरे में घूमने लगा। उधर मेन डोर के पास से एकदम से एक साया गुजरा, लेकिन मेन डोर पर खड़े गाइस उसे देख भी पाते उनके सिर पर कुछ भारी सा लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। उन्हें बेहोश करने वाली और कोई नहीं बल्कि निया ही थी। वहां ज्यादा आदमी थे नहीं, इसलिए वो यहां तक आसानी से पहुंच गई थी। लेकिन भले ही वो मेन डोर के सामने खड़ी थी, लेकिन वो इतनी बुद्धि तो थी नहीं कि सीधे अंदर चली जाए। इसलिए अंदर जाने के बजाय वो बिला के इर्द गिर्द घूमकर चक्कर काटने लगी। कुछ दूरी पर वो एक टूटी फूटी खिड़की दिखी और निया ने वहां से अंदर जाने का फैसला लिया और उससे अंदर कूद गई। लेकिन उसकी बदकिस्मती, उसे वहां पर 5 और आदमी मिल गए और उन्होंने उसे आते देख लिया और वो बिना कुछ पूछे या बात किए निया की तरफ भागे। लेकिन इससे पहले वो आदमी निया को छू भी पाते 2 खंजर जैसे छोटे नाइफ्स उन सब की तरफ आए और इससे पहले कि वो उससे बच भी पाते उन खंजरों ने उन सब के गले को छू लिया और दूसरे ही पल वो सब जमीन पर लाश की तरह पड़े थे। वो खंजर और किसी ने नहीं बल्कि निया ने ही फेंके थे और उन खंजरों पर एक अजीब सा निशान था, जिसे देखकर उन पड़े हुए आदमियों में से एक के मुंह से निकला, तारांकन, डेथ क्वीन यहाँ। लेकिन वो इतना ही बोल पाया और उसी सांसें रुक गई। मरते हुए भी उसकी आंखों में अजीब सा डर था, जिसे देखकर ही बाकी के सब डर सकते थे। निया के चेहरे पर उसकी बात सुन एक खतरनाक स्माइल आ गई थी, जो उसके मास्क से ढकी हुई थी। आखिर वो थी तो इतनी पावरफुल कि 5 अच्छे से ट्रेंड लोग उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाए। निया उन सबको वहीं छोड़कर आगे बढ़ी। वो सबको मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई भी आता तो उसे उन्हें रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। निया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि उसे सामने एक बड़ा सा कमरा दिखा। उसने उसमें झांक कर देखा तो पाया कि वो तो खाली था। ये देख निया आगे बढ़ ही रही थी कि उस कमरे से एक आवाज आए। उसे सुन निया अपनी जगह रुक गई और फिर से उस कमरे में झांका। वहां अब भी कोई नहीं था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसने वो आवाज तो सुनी थी, इसलिए वो झट से उस कमरे में पहुंची। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां सच में कोई नहीं था और यो कमरा भी कुछ खास नहीं था। ये सोचकर कि कोई चूहा था, बिल्ली होगी, निया फिर से आगे बढ़ी, लेकिन उसे फिर से एक आवाज आई। इस बार आवाज नहीं, किसी की फुसफुसाहट उसे सुनाई दी और ये सुन निया इधर उधर देखने लगी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसे वो आवाज कमरे के नीचे से आती सुनाई दी और ये सुन निया की आंखों में चमक आ गई। तारांकन, शायद देवांश और हुकुमसा। ये कह वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। उसने दीवार, फर्श, हर जगह देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हार कर उसने खुद से कहा, तारांकन, शायद उसका एंट्रांस कहीं और है। ये सोच वो आगे बढ़ी ही थी कि उसे उस कमरे में इकलौती टूटी फूटी अलमारी दिखी और ये देख निया ने सोचा, तारांकन, यहाँ और कोई सामान तो है नहीं, फिर ये यहाँ कैसे कहीं। ये ख्याल आते ही निया दौड़ के अलमारी के पास पहुंची और उसका दरवाजा खोल दिया और जैसे कि उसे उम्मीद थी उसमें और एक दरवाजा था, जिसे देख निया के चेहरे पर स्माइल आ गई। लेकिन और एक बात थी, वहां दरवाजा तो था लेकिन उस पर लॉक था और पासवर्ड वो निया को पता नहीं था। लेकिन निया बिल्कुल भी पैनिक नहीं थी, क्योंकि इस प्रोफेशन में तो उसे इन सब की बहुत नॉलेज थी। उसकी पिछली जिंदगी में भी तो उसे ऐसे ही काम करने पड़ते थे। तब से अब तक ना जाने उसने ऐसे कितने लॉक खोले थे। निया ने लॉक देख अपनी जेब में से मोबाइल जैसा कोई डिवाइस निकाला और वो उस लॉक के सामने कर दिया। लॉक को सामने करते ही वो डिवाइस अपने आप स्टार्ट हो गया और उस पर लॉक की स्कैनिंग स्टार्ट हो गई। 10 सेकेंड उसने उस लॉक को स्कैन किया और फिर उस पर एक कोडिंग आ गई। कोडिंग कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। निया ने उस कोडिंग को एक बार देखा और फिर उस पर कुछ टाइप करने लगी। कुछ देर ऐसे ही करने के बाद निया ने गहरी सांस ली और उस डिवाइस को उस लॉक पर रख दिया और ऐसे होते ही कोई गियर खुलने की आवाज आई और लॉक खुल गया। ये देख निया ने वो डिवाइस फिर से अपनी पॉकेट में रखा और उस दरवाजे को पकड़ उससे खोल दिया। निया ने देखा कि दरवाजे के खुलते ही सामने सीढ़ियां थी जो नीचे की तरफ जा रही थी और अब तो वो आवाज एकदम से बंद हो गई थी। लेकिन फिर भी निया आगे बढ़ी और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी। जब वो आखिरी सीढ़ी पर थी वहां उसे और एक दरवाजा मिल गया। उसने उसे झट से खोल दिया और अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने अपने सामने जो देखा उससे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई।
Don't forget to like, comment, subscribe.